जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम इस सीरीज में जो बात कर रहे हैं वो बीडीओ के एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को लेकर के बात होगी पूरी सीरीज में। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को लिए उसको फाइट करने के लिए सबसे मेन होता है हमारा प्रीवियस ईयर्स। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है एग्जाम हॉल के लिए, और दूसरा हमें एग्जामिनर का माइंड सेट यानी क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और हमारे पेपर्स में उसका पता चलता है। तो आज जो पेपर मैं सॉल्व कराने वाली हूँ 2018, जिसका री एग्जाम की डेट अभी आई हुई है। वीडियो के एग्जाम 22 दिसंबर की है, जिसकी एक शिफ्ट का सॉल्यूशन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, और आज हम दूसरी शिफ्ट के एग्जाम को पेपर्स को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो पहला प्रश्न जो इस सीरीज पेपर में है, किसी पद वाक्य आदि की विशेषताएं दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं अंडरलाइन करना। तो उस अंडरलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई हो ही नहीं सकता, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? वो ये है। कोष्टक बिल्कुल नहीं हो सकता। कोष्टक होता है जब हमें कोई बात, हम किसी के अर्थ को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे नाम को लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तिर्यक चिन्ह, तो भाई तिर्यक चिन्ह बिल्कुल नहीं होता। तिर्यक चिन्ह ऐसे तिरछा लगाया जाता है, जैसे आप कोई भी बात लिख रहे होते हैं और वही दूसरी बात आपको लिखनी है, तो आप क्या करते हैं? सीधे सीधे से एक टेढ़ी लाइन खींचे और दूसरा लिखते हुए चले जाते हैं। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अधोरेखा चिन्ह। कौन सी रेखा चिन्ह? जब हम किसी के भी नीचे जो लाइन खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। और जिसने आंखें खोली हैं, देख लेते हैं एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। रेखांकित मुहावरा। मुहावरा क्या है? आंखें खोलना। आंखें खोलने में जो मुहावरा है उसके लिए सही क्या होगा? भ्रम को दूर करना, ये इसका अर्थ है। किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, या अंधकार दूर करना। तो सही आंसर होगा भ्रम को दूर करना। किसी बात पर ध्यान न देना तो होता है कान पर जूं न रेंगना। स्वागत के लिए राह देखना होता है, कहते हैं ना मैंने पलकें बिछा के रखी है इंतजार में। और अहंकार दूर करना और आंखें खोलने से कोई लेन देन नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आग लगने पर कुआं खोदना। यानी हम कुआं कब खोदेंगे? जब आग लग जाएगी। तो जब तक कुआं खोदेगा तब तक आग स्वाहा कर देगी। तो बताइए इसका अर्थ क्या होने वाला है? इसका अर्थ होने वाला है जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, बिल्कुल। मुसीबत आने पे घबरा जाना, बिल्कुल नहीं। ये तो हाथ पैर फूलना हो गया। और कुआं खोदकर पुण्य कमाना, नहीं भाई, पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जॉब ले लेते हैं। हमारा सही आंसर होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, यानी वो स्थान जहां पर पृथ्वी है, ग्रह हैं, तारे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। यानी उस स्थान को हम क्या कहेंगे? तो भाई क्या उस स्थान को समंदर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वहां तो पानी है, मछलियां हैं, बहुत सारे जलीय जीव हैं। धरती है? बिल्कुल नहीं, धरती पे तो हम ही लोग हैं। और फिर चांद तारों की क्या जरूरत है? हम खुद भी तो चंदा तारे हैं ना अपने माता पिता के। और विश्व, तो विश्व तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर है अंतरिक्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 मिनट, हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 1 मिनट में देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निम्न में से समानार्थी जोड़ी, समानार्थी का मतलब क्या है? जो समान अर्थ को देती हो। भाई ऐसी जोड़ी, ऐसे पेयर को ढूंढना है। तो ऐसा पेयर क्या होगा? पार्वती महेश्वरी। तो भाई पार्वती कौन है? जो महेश यानी भगवान शिव की पत्नी है। तो भाई ये तो समान अर्थ है ही है, बिल्कुल एक ही बात है। व्यवहारिक और अव्यवहारिक, भाई ये तो विलोम शब्द हो गए। शेर और शेरनी, ये तो भाई एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग हो गया। और लड़का और लड़के, ये वचन के आधार पर हो गए। देखो ये वचन के आधार पर है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। यहाँ पर बिंदी लगाई देते हैं लड़के में। और ये शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। व्यवहारिक और अव्यवहारिक जो हो गया वो हमारा विलोम शब्द की दृष्टि से हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने एग्जामिनर ने पूछा है समानार्थी दृष्टि, समान अर्थ देने वाला। तो सही अर्थ क्या है?
पार्वती और महेश्वरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। अवधी पूर्वी हिंदी में तो बिल्कुल बोली जाती है भाई, छत्तीसगढ़ी ये भी है, बघेली ये भी है, जयपुरी भाई जयपुरी कैसे आ जाएगी, अगर जयपुरी आ गई तो फिर राजस्थानी में 3 ही रह जाएंगी ना, क्योंकि हिंदी उपभाषा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और बिहारी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, 3। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में कितनी है, 4, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो ये जयपुरी यहाँ कहां से आ गई, ये भाई आ गई राजस्थान से, और यहाँ किसको पूछा है, राजस्थानी को यहाँ पूछे, पूर्वी वाली को। तो आपका आंसर सही क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। भाई ऐसा राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती। हिंदी भाषी का मतलब क्या है कि जहां हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश तो हिंदी का पर्याय कह सकते हैं। हमारी तो राजभाषा भी क्या है, हिंदी। बिहार भाई ये भी अपना पड़ोसी है, झारखंड भी पड़ोसी है, तो फिर कौन नहीं है, पड़ोसी से मतलब हिंदी बेल्ट वाला तो है ही ना, तो पड़ोसी हो गया। और हमारा आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ महाराष्ट्र है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो भाई रामचरितमानस का महत्व तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ वैसा नहीं हो गया, संविधान जैसा हर घर में मिल जाती है रामचरितमानस। समय भी लगभग समान है, 2-2 साल, मतलब 2-2 साल प्लस। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। सूरदास, मैंने लास्ट पेपर में बताया था इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरदास की, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। मीराबाई की रचनाएं हमें पद मिलते हैं, मीराबाई के पद। इसके अलावा हमें मिलते हैं एक रुक्मणी मंगल मिलता है इनके नाम से, और संत तुकाराम हमारे संत काव्य परंपरा के कवि हैं। तो हमारा आंसर था गोस्वामी तुलसीदास। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद कीजिए। अच्छा भाई इसने क्या किया है, ये प्रशासनिक हिंदी का, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वाक्य दिया और आपको क्या करनी है, आपको करनी है हिंदी। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ, 4 ऑप्शन आपको दिखें। वेरी गुड। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है, डिजास्टर। तो देख लेते हैं भाई कहाँ है, प्रदूषण से बचना चाहिए भाई, तो बचना ही चाहिए और बचाना भी चाहिए हमें अपने पर्यावरण को। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की सबसे बड़ी समस्या है भाई, बिल्कुल। ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या, ये भी समस्या है, प्रदूषण भी समस्या है, लेकिन जो वाक्य एग्जामिनर ने दिया है वो क्या है कि पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आजकल पर्यावरण की हानि पहुंचाने की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद क्या होगा। तो इसका सही अनुवाद होगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। फाउंडेशन होती है, मकान की फाउंडेशन करवाते हैं, मैपिंग करवा ली, अब नींव भरवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, फाउंडेशन भरवा रहे हैं। तो एजुकेशन भी क्या है, एजुकेशन हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। एजुकेशन इज नेसेसरी टू ऑल, एजुकेशन सबके लिए बहुत जरूरी है, और एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन। एजुकेशन किसी भी राज्य को एक बेहतर दिशा देती है। एक बहुत फेमस व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि आप मुझे शिक्षित माँ दीजिए, मैं आपको शिक्षित राष्ट्र दूंगा। वो बच्चे की बात नहीं करते, वो नागरिक की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं आपको क्या दूंगा, शिक्षित राष्ट्र ही दे दूंगा। कब, जब आप मुझे क्या देंगे, एक शिक्षित माँ देंगे। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। भाई प्री प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए, और इसी बात को हमारी 6 टू जो सर्व शिक्षा अभियान है 6 to 4 6 से 14 साल तक के 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए वो इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब सर्व शिक्षा अभियान इसी बात का पर्याय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पूरा का पूरा एक गद्यांश दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए इसके आगे इधर आ जाते हैं कि भाई 4 कालों में बट गया है, और
इसके आगे देखते हैं एग्जामिनर ने क्या लिखा है। इसके आगे एग्जामिनर ने लिखे हैं 4 आवेदन कालों में बांटने के बाद, अच्छा वो सीधे पहुंच गए भक्ति काल पे। भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? हाँ बिल्कुल, भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी तो नहीं है, वो तो कृष्ण भक्ति परंपरा के हैं। भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सागर, चलिए आपका आंसर तो यही मिल गया एक बार, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके प्रति कहा गया है, उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी सस उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। बहुत अच्छी पंक्ति है, नावादास के द्वारा लिखी गई है कि उन केशव दास के अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषताएं यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी के शब्द हैं भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी को हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर रहेंगे, बिल्कुल सदैव अमर रहेंगे। चलिए मैं आंसर्स आपको इसके कराऊं उससे पहले कुछ ऐसे शब्द हैं, मुझे लगता है मुझे पहले उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी, पहली चीज, सूर सूर तुलसी ससे उडगन केशव दास। ये जो पंक्ति है ना, सूरदास सूरज के समान है, तुलसीदास शशि यानी चंद्रमा के समान है, और केशव दास उडगन यानी कि तारों के समान है, और अब के कभी खद्योत्सव यानी अब के कभी कैसे हैं, जुगनुओं के समान है, जो जब कभी प्रकाश करते हैं और कभी कभी जब कब बुझ जाते हैं। अष्टछाप 1565 में बल्लवाचार्य के जो बेटे हुए विठलनाथ, उनके द्वारा एक समूह, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 8 लोगों को जोड़ा गया। और वो 8 लोग कौन थे? तो 4 तो थे खुद बल्लवाचार्य के शिष्य और 4 थे विठलनाथ के शिष्य, और सूरदास स्वयं बल्लवाचार्य के शिष्य थे। क्योंकि ये बेसिक सी नॉलेज है सूरदास के विषय में और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं। उनके काव्य की विशेषता गेय पद। गेय पद क्या होता है? जो गाने योग्य पद हैं उन्हें हम कहते हैं गेय पद। और उनकी भाषा में संस्कृत, फारसी, बिल्कुल फारसी हो सकती है भाई, सूरदास रसखान के बहुत अच्छे मित्र थे तो डेफिनेटली फारसी हो ही सकती है। और बाकी अलंकार हैं और काव्य शास्त्र का कोई हिस्सा आपको वीडियो में नहीं मिलता है तो इस पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि सूरदास की मृत्यु पर लेकर विवाद तो है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जन्मांध हो ही नहीं सकते क्योंकि इतना अच्छा वर्णन कोई कैसे कर सकता है। लेकिन एक ये भी सच है कि अगर हम सारे जीवन में, बच्चे सारे जीवन में अगर हम ये करने लगे ना कि सब कुछ अगर अपने ही अनुभव से सीखने लगे तो जीवन बहुत छोटा और ज्ञान बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम अपने जीवन में अधिकांश चीजें पर अनुभव से सीखते हैं और सिर्फ आंखें ही काम थोड़ी करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम ज्ञानेंद्रियों से, अपनी बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों से बहुत सारी चीजें सुन करके, देख करके महसूस कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो भाई बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, चलो भाई टिक कर दो वरना पता चले आप कहेंगे मैडम ने तो टिक ही नहीं किया था, तो इसको टिक कर देते हैं। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो चलिए इधर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि थे? तो भाई सूरदास भक्ति काल के थे। कौन से काल के बच्चे? भक्ति काल के। देखो मैं आपको यहाँ बेसिक एक चीज बता देती हूँ, जनरल सी नॉलेज, क्योंकि थोड़ा सा आपको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति काल बटा 2 भागों में, कहां कहां? सगुण, ये बिंदी एक्स्ट्रा हो गई, सगुण और निर्गुण।
और बच्चे जो सगुण था ना, ये फिर दो भागों में डिवाइड हुआ। राम काव्य परंपरा, या हम साहित्य शब्द का भी ले, चलो हम एक काम करते हैं, हम त्रियंक चिन्ह लगाते हैं। अब ये जो पढ़ा था ना त्रियंक चिन्ह, या साहित्य, साहित्य छोड़ देते हैं क्योंकि शुक्ल जी ने काव्य धारा शब्द का प्रयोग किया है, काव्य धारा, तो हम वही शब्द लेते हैं। और दूसरी बनी कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य परंपरा या काव्य धारा। और ये जो चिन्ह लगाए ना, ये पुनरुक्त चिन्ह है। निर्गुण भक्ति फिर पुनः दो भागों में बटी, एक थी हमारी संत काव्य परंपरा, चलो यहां भी काम चला ले पुनरुक्त चिन्हों से, और दूसरी थी सूफी काव्य परंपरा। लो भाई, चिन्हों का कितना उपयोग है, थोड़े समय हमने बहुत सारी बातें कर ली। जहां राम की भक्ति की, राम के अनुयायियों ने राम साहित्य लिखा, वो राम काव्य परंपरा थे। कृष्ण को लिखने वाले कृष्ण काव्य परंपरा में थे। संत परंपरा वाले कहते थे कि ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर निर्गुण है, उसका ना कोई आकार है ना उसका पता है। राम जी का पता है कि अयोध्या में, कृष्ण जी का पता है कि ब्रज में है, लेकिन संत और सूफी वाले कहते थे कोई अता पता नहीं है ईश्वर कहां पर है। लेकिन फिर भी दो भागों में बट गया निर्गुण। कैसे कि संत वाले कहते थे कि ज्ञान करो, हठ योग करो, तब ईश्वर मिलेगा, ज्ञान को प्राप्त करो। और सूफी वाले कहते थे कि सिर्फ प्रेम कर लो ईश्वर से, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, किसी भी रूप में कर लो। और ये स्त्रीलिंग शब्द मैंने इसलिए ज्यादा बताए क्योंकि सूफी काव्य परंपरा में अधिकांशतः ईश्वर को जिस रूप में जो प्रतीकात्मक पात्र लिए गए वो महिलाएं थी। चाहे हम पद्मावत की बात कर लें, चाहे हम चंद्रावली की कहें, चाहे हंसावली की कहें, तो ईश्वर का जो पर्याय माना गया वो किसका माना गया, ज्यादातर नायिकाओं में देखा गया। और आदिकाल, आदिकाल तो आप जानते हैं आदिकाल किसे कहते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का वो काल है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा व्याघात और विरोधों का काल, और शुक्ल जी ने कहा अनिर्दिष्ट काल, यानी अनिर्दिष्ट घटनाओं का जो काल था वो आदिकाल था। रीतिकाल और रीति परंपरा में लिखे जाने वाले ग्रंथ थे। मैं लास्ट वीडियो में रीतिकाल बता चुकी हूं कि रीतिकाल हम किस किस तरह से करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। और आधुनिक काल में हमें भारतीय युग के बाद भारतीय युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, इसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन, साठोत्तरी, नई कविता, बहुत सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, आधुनिक काल में मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। भाई बहुत अच्छा, ये सारे क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ के हैं, तो आप पैराग्राफ से ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि ईश्वर की कृपा है, मुझे याद है। तो सूरसारावली भी है, सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं है, तो रमैनी नहीं है। तो सवाल है कि फिर रमैनी है किसकी, तो भाई रमैनी है कबीरदास की। कबीरदास की भी हमें एक रचना मिलती है बीजक नाम से, और बीजक जो रचना थी इसका जो संकलन किया वो धर्मदास ने किया। और धर्मदास कौन थे, तो धर्मदास कबीर के शिष्य थे, और शिष्य के साथ साथ उनके दामाद भी थे। और बीजक 3 भागों में मिलती है, साखी, सबद और रमैनी। साखी साक्षी शब्द से बना, शब्द मैं लिख देती हूं क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ये तीनों ही शब्द हमारे तद्भव हैं। तो साखी का तत्सम क्या होगा, साखी का तत्सम है साक्षी। सबद का तत्सम क्या है, तो सबद का तत्सम है शब्द। और रमैनी का तत्सम है रामायण। और रामायण का मतलब जानते हैं, रामायण का मतलब है राम का जो अयन है, राम का जो काल है वो ही क्या है, रामायण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता। तो भाई देखो, वैसे तो हमारे पैराग्राफ में सब कुछ इंगित है, आप बाद में देख लीजिएगा। श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, शांत भी है, पर कौन सा नहीं है, भयानक रस नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं, जो सूरदास है ना, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, वात्सल्य रस का सम्राट। किसको, सूरदास को, क्योंकि सूरदास से बेहतर वात्सल्य रस का वर्णन कोई नहीं कर पाया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे बच्चे इतनी उत्कृष्ट रचना है, वर्तमान
समय में, वर्तमान परिवेश में मध्यम वर्गीय परिवारों की जो दुविधा है, जो समस्याएं हैं, उसका वर्णन हमें आधे अधूरे में मिलता है। और ये नाटक है, तो सबसे पहले लगा देते हैं नाटक, और ये नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का एक और बहुत अच्छा सा नाटक है जो अक्सर एग्जाम में आता है। देखो अच्छा हमारे लिए कौन सा, जो एग्जाम में आता है, आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे में मध्यम वर्गीय समस्या, परिवार की समस्या है। एक ऐसी महिला का वर्णन है जो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया आधे अधूरे। और आषाढ़ का एक दिन कालिदास की जो उसकी प्रेमिका है प्रियंग मंजरी, या एक शब्द में तो कालिदास और प्रियंग मंजरी ने मल्लिका, कालिदास और मल्लिका के प्रेम की गाथा है। प्रियंग मंजरी तो कालिदास की पत्नी के रूप में आषाढ़ के एक दिन में हमें दिखती है, और अंबिका की जो मल्लिका की जो माँ है वो अंबिका है। वो भी बहुत अच्छा नाटक है। और मोहन राकेश के नाटकों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वो मंच की दृष्टि से, मंचन की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कहता है, एक मिनट बस, पहुंचे हम और पहुंच गए। जयदत्त वध किसकी रचना है? भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, मैथिली षडगुप्त की रचना है। और किसकी रचना है? मैथिली षडगुप्त। इनकी एक पहली कविता रंग में भंग अक्सर पूछी जाती है। और जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर काव्य रचनाओं की बात करूं तो कामायनी है, इसके अलावा आंसू है, झरना भी है। निराला जी की अगर कविताओं की बात की जाए तो इनकी कविताओं की तो बात ही अलग है। बहुत उत्कृष्ट रूप की रचना लिखी है इन्होंने, उत्कृष्ट कोटि की। इनकी सबसे पहली रचना जो कि बहुत अच्छी लगती है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। और ये रचना मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि भगवान राम इसमें रोए हैं, वो इंसान के रूप में, मानवीय रूप में है, और इमोशंस भी हैं उन पर। राम की शक्ति पूजा के अलावा इनकी एक रचना है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। इसके अलावा इनकी एक और बहुत इंपोर्टेंट रचना है एग्जाम की दृष्टि से, तुलसी दास। और तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं ही हैं, तोड़ती पत्थर है, अतिमा है, बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं, अनामिका है। मैथिली षडगुप्त की रचना एक तो जयद्रथ वध है ही, हमारा आंसर तो है। इसके अलावा मैथिली षडगुप्त की जो रचना हमें मिलती है वो मैंने आपको कल के एग्जाम में, कल के सेट में भी बताई थी, भारत भारती। भारत भारती का जिक्र यहाँ इसलिए और कर रही हूँ, हालांकि कल की वीडियो में हम कर चुके थे। भारत भारती जो लिखी गई वो 1912 में लिखी गई, और 1912 में इसी रचना के कारण मैथिली षडगुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राष्ट्र कवि। और महादेवी की वर्मा की अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो महादेवी की वर्मा निहार, नीरजा, दीप शिखा, चलिए आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, दीप शिखा। इनकी एक रचना का नाम मैं और लेना चाहूंगी, जो इनकी रचना इंपोर्टेंट है, मैं यहां नोट कर रही हूं इसी के साथ में, सप्तपर्णा। कौन सी रचना? सप्तपर्णा। सप्तपर्णा इसलिए भी इंपोर्टेंट है बच्चे क्योंकि जो सप्तपर्णा है ना, जो वेद में मंत्र दिए गए, वेदों के जो मंत्र हैं उनका काव्यानुवाद है, वेदों के मंत्रों का काव्यानुवाद। इसलिए जो सप्तपर्णा है वो इंपोर्टेंट रचना बन जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 सॉल्व हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? क्या बात है, छायावाद वाले हमने कल के पेपर में भी सॉल्व किए थे कि छायावादी रचनाकार कौन से हैं, तो बताइए कौन कौन से हैं? नागार्जुन भाई बिल्कुल नहीं है, नागार्जुन प्रगतिवादी हैं। मुक्तिबोध मार्क्सवादी हैं, यानी कि ये भी हमारे प्रगतिवाद में ही जाएंगे। सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है आपका सुमित्रानंदन पंत। और त्रिलोचन शास्त्री भी हमें प्रगतिवाद में ही मिलते हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रचना नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो भाई इसका आंसर तो पैराग्राफ में ही एग्जामिनर ने पहले ही दे दिया। कितने कालखंड हैं? 4। कितने कालखंड हैं? 4। ऐसा ना हो कि आप फ्लो में कहे कि कितने आदमी और आप बता दें 2। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत लिखना हो तो भाई किसको लिखोगे? प्रधानमंत्री जी को। इतनी छोटी सी समस्या के लिए, हालांकि समस्या अपने आप में विकट है, लेकिन मच्छर तो छोटा है, प्रधानमंत्री जी को क्यों कहेंगे? प्रधानाध्यापक को, भाई वो स्कूल के बच्चे ही बहुत है उनके लिए, वो प्रधानाध्यापक। हालांकि एक बात है, जब क्लास में बच्चा भुनभुना रहा होता है तो उसमें मच्छर जैसे कुछ कुछ गुड़ाई जाते हैं। शिक्षा अधिकारी को ना, हम किसको लिखेंगे? स्वास्थ्य अधिकारी को। शिक्षा अधिकारी एजुकेशन की समस्याओं को संभाल लें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसीलिए एक शब्द में स्वर की डेफिनेशन दी जाती है कि स्वर क्या होते हैं? स्वर स्व उच्चरित होते हैं, स्वयं से उच्चरित होते हैं, लेकिन अगर स्वर नहीं हुए तो व्यंजन भी नहीं बोले जाएंगे। संज्ञा क्या है? तो अगर संज्ञा को एक शब्द में समझा जाए उसका पर्याय तो नाम है। हालांकि जो संज्ञा शब्द है वो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है। सम का अर्थ होता है पूर्ण, सम का अर्थ होता है सम्यक, और ज्यादातर भाषा विज्ञानी मानते हैं कि संज्ञा के सेंस में सम का अर्थ लिया गया है सम्यक से, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान करा दे वही क्या है? वही संज्ञा है। व्यंजन क्या है? तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और विसर्ग क्या है? तो विसर्ग तो वो दो डॉट पॉइंट है जो हम कहते थे बड़ी अंक की बिंदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए ई चा छा जा झा या कहां से उच्चरित होंगे या इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो भाई बताइए फटाफट से, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बच्चे देखो, उच्चारण स्थानों को अगर हम समझ लें तो कंठ है गले में, थोड़ा सा इधर समझाते हैं। कंठ है, कंठ के ऊपर इस तरह से लगभग मुख की आकृति है, इस भाग को क्या कहेंगे? कंठ। और ये क्या है? मूर्धा, सॉरी ये है हमारा तालु। उसके बाद आता है मूर्धा, उसके बाद है दंत, और उसके बाद है ओष्ठ। कंठ जहां विक्स की गोली के ऐड करते समय बैक्टीरिया झूला झूल रहा होता है उसके आसपास का स्थान। तालु जहां आपकी जीभ ऊपर आप करें और आपके मुख की छत पे स्पर्श हो जाए वो मूर्धा। दांत आपके पास होंगे और ओष्ठ भी होंगे। तो बोलो ई चा छा जा झा या, जीभ का मध्य भाग मसूड़ों के पास जाके स्पर्श हो रहा है, तो कौन से वर्ण हैं? तालव्य वर्ण है। आगे बात करें, कंठव्य आपके का वर्ग के होते हैं, टा वर्ग के मूर्धन्य होते हैं, पा वर्ग के ओष्ठव्य होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो भाई देख लेते हैं फटाफट से ऑप्शन में, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर बिल्कुल नहीं, अक्षर का अर्थ होता है इसका क्षरण ना किया जा सके। स्वर, तो भाई स्वर तो अपने आप में अकेला हो सकता है, जरूरी नहीं है उसमें व्यंजन हो, लेकिन व्यंजन भाई व्यंजन होगा क्योंकि एक से अधिक जब वर्ण मिलेंगे तभी तो जो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अनुस्वार हमारी छोटी अंक की बिंदी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए, यानी स्वर संधि का आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पुस्तकालय है, तो कर लें। देखो अब मैं एक आपको समझा देती हूँ, अगर हमें किसी भी शब्द में समझ में ना आए एग्जाम में, हमें क्या करना है? हमें इस वर्ड का वर्ड विन्यास कर लेना है शब्द का। तो कर लेते हैं एक का प ओ स त अ क आ ल अ य और आ।
मुझे ये बताओ, आले शब्द निकला कि नहीं निकला? फटाफट से निकल आया। आले, और आले का अर्थ होता है घर। अब आले के बाद में देखो, ये तो है स्वर संधि। स्वर संधि में अगर आपने पकड़ लिया, स्वर संधि में भी दीर्घ और गुण और वृद्धि की अगर बात करें तो आपने जो शब्द पकड़ा होगा, अगर प्लस के बाद वाला पकड़ा होगा तो पहला वर्ण, और इधर वाला पूरी तरीके से आप शब्द निकाल पाए तो ये पास वाला वर्ण। तो बड़े आ का मतलब क्या है? बड़े आ का मतलब है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का मतलब है या तो छोटा या बड़ा। तो फटाफट से इधर लिख लो पुस्तक। आधे का में छोटा ही आ निकलेगा, बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आ, इसको अगर ब्रेक किया तो क्या निकला? आधा का, और आ इधर क्या है? बड़ा आ। तो जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। सदगति में क्या है? देखो, इनका भी विच्छेद करके देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं पुस्तकालय को। गति शब्द को हम सहजता से निकाल पा रहे हैं। हमने क्या निकाला? गति। गति क्या है बच्चे? वर्ग का तीसरा वर्ग, का ख ग। और इसके बाद में क्या दिया है? इसके बाद में दिया है द। तो तीसरे वर्ग से पहले आधा द आ गया। किस वर्ग का आ गया? ता वर्ग का। ता था द। तो व्यंजन संधि का एक नियम पढ़ते हैं कि जब वर्ग के पहले मूल व्यंजन वर्ण की संधि वर्ग के तीसरे वर्ण से होती है तो जो पहला वर्ण है ना वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस गति। इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है, व्यंजन संधि हो जाएगी। दर्शन में भी दर्शन शब्द को आप निकाल पा रहे हैं सहजता से, तो फटाफट से लिख दीजिए दर्शन। दर्शन के बाद क्या है? गा, यानी सेम नियम आ गया। तीसरा वर्ण का खा गा, तो क्या होगा? दिक धन दर्शन। यहां आपका ज्वल शब्द निकल आया, और ज्वल के बाद में फिर क्या है? जा। तो जब ता की संधि जा या झा से होती है ना तो ता किस में बदलता है? जा में बदलता है। इसीलिए एक बार एक ऑफलाइन में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर उज्ज्वल में दो जा हैं तो प्रज्वल में दो जा क्यों नहीं होंगे? तो उसका यही जवाब है कि जब उज्ज्वल में उत उपसर्ग मिलता है तो संधि का नियम आ जाता है और ता किस में बदल जाता है? जा में। लेकिन जब ज्वल शब्द में आप प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? आपका शब्द बन जाएगा प्रज्वल। इसीलिए उज्ज्वल में दो जा होते हैं पर प्रज्वल में एक ही जा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि क्वेश्चन होगा आपका 24। तो चलो 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, तो गगनचुंबी इमारतें कौन सी हैं? जो गगन को चूमने वाली हैं। तो जहां कारक चिन्हों का लोप होता है वहां होता है कर्मधारय समास, सॉरी तत्पुरुष समास, और जहां पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध बताया जाए वहां होता है कर्मधारय समास। जहां दोनों पद आपके बराबर हो तो वहां होता है द्वैक समास, और जहां पूर्व पद पूर्व पद अव्यय हो या दोनों पद पुनरुक्त हो वहां होता है अव्ययी भाव समास। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल भाई हमें कभी नहीं बोलने चाहिए थे अपशब्द, तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्रोध में भी नहीं बोलने चाहिए। तो अपशब्द शब्द कैसा है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। देखो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चे अपशब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बोलने की। हमने क्या बोला? अपशब्द बोले, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा विशेषण। संज्ञा किसी का भी नाम होता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, और अव्यय वे शब्द होते हैं, अव्यय जो बदले ना, खर्च ना हो। तो अपशब्द का तो हम अपशब्दों भी कर सकते हैं। अब तो इसमें उपसर्ग है। अगर ये पूछता कि अप शब्द में उपसर्ग क्या है तो इसमें अप उपसर्ग हो जाता, शब्द क्या हो जाता? हमारा शब्द बन जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अफसोस, मैं नहीं जा सका। अफसोस शब्द को किया है रेखांकित, और क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? पूछना चाह रहा है अव्यय किस प्रकार का है। बिल्कुल संबोधन बोधक, संबोधन तो होता है हे, अरे, ओ, आओ, इस तरह के शब्द। शोक सूचक, भाई दुख तो है। आश्चर्य सूचक, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं जा सके। आश्चर्य क्या होगा? अरे वाह क्या बात है। हर्ष सूचक, तो जहां प्रसन्नता हो, तो अफसोस है तो हर्ष कैसा? तो हमारा क्या हो जाएगा? शोक सूचक। हर्ष में क्या आ जाएगा? शाबाश, वाह, जीत गए, इस तरह के शब्द। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द को देखते हैं, जो कल ट्रिक बताई गई थी। क्या उस ट्रिक पर एक मिनट, हाँ, कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। भाई नहीं, यहाँ पे वो ट्रिक तो काम नहीं कर रही है। कोयल तो तद्भव शब्द है, इसका आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि पिकह, काक, कृष्ण, पाक। तो पता ही होगा कि कोयल का
तत्सम क्या हो जाएगा? लाख तो नहीं होता, लाख शब्द होता है, लाख होता है, और भीतर भी नहीं होगा। तो हमें क्या पूछा है? तत्सम कुक्कुर। कुक्कुर कौन होता है? कुत्ता, डॉग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द बताइए। चलिए भाई तद्भव शब्द ढूंढ लेते हैं। तो तद्भव शब्द कौन सा है? आलस, तद्भव ढूंढना है। आलस्य होता तो तद्भव होता, कुष्ठ कोढ़ होता तो तद्भव होता, अहंकार सॉरी अंधकार, अंधकार भी क्या है? अंधकार भी हमारा तत्सम है। उल्लास सॉरी आलस, आलस जो शब्द है वही क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। चलो भाई, अर्ध तत्सम क्या होते हैं? वे शब्दांश जो ना पूर्ण रूप से तद्भव है ना पूर्ण रूप से तत्सम है, वही क्या होते हैं? वही होते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो रात्रि तो तत्सम है, कान हमारा तद्भव है क्योंकि कर्ण होता है, और बच्चा भी हमारा क्या है? तद्भव है क्योंकि बालक होता है, और दई इसका तत्सम क्या है? देव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए हम 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। चलिए भाई विदेशी शब्दों को पहचान लेते हैं। तो विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? गिलास, हाँ भाई गिलास तो हमारा नहीं है, अंग्रेजी का है। अचल, अचल हमारा ही है, जो चल ना सके वो अचल है, तत्सम शब्द है। आश्चर्य भी हमारा है, छाता भी हमारा, छाता छत्र से बना है तो वो तद्भव शब्द है, और हमें पता करना है विदेशज शब्द। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले सीरीज पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 31 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यानी कि विशेषण दिए गए उनमें क्या है? संज्ञा भी छुपी हुई है, तो संज्ञा को बताना है। आसमानी, तो भाई आसमानी रंग का नाम होता है आसमानी, लेकिन आसमानी विशेषता भी होती है नियमित। नियमित क्या है? किसी भी कार्य को नियमित करना, ये विशेषता हो गई। पाश्चात्य, जो पश्चिम से प्रभावित है वो पाश्चात्य है। अनुशासन, अनुशासन क्या है? किसी भी चीज को नियम में बांधना। जैसे ईमानदारी क्या है? ईमानदारी हमारी संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा अनुशासन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आपकी सब राह देख रहे हैं, और आप शब्द को कर दिया रेखांकित। और ये क्या पूछना चाह रहा है? तो देख लेते हैं फटाफट से। रेखांकित शब्द में सर्वनाम। देखो बच्चे, आप अगर स्वयं के लिए आए कि मैं अपना काम आप करती हूं तो ये निजवाचक है, लेकिन आपकी राह देख रहे हैं यानी हम सम्मान में यू को आप कह रहे हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनामवाचक। आप ओके, निजवाचक इसमें पुरुषवाचक तो दिया ही नहीं है, प्रश्नवाचक है नहीं, संबंध है नहीं, और निश्चयवाचक भी है नहीं। तो इस कंडीशन में हम पर्टिकुलर आप शब्द में तो हम क्या ही लगा देंगे? निजवाचक लगा देंगे। लेकिन मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, जब स्वयं के लिए आता है तो निजवाचक होता है, और जब दूसरे के लिए आता है तो वहां पर संबंधवाचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेन पेपर है तो हम ये भी नहीं कह सकते टाइपिंग की मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या होते हैं? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो मजहब क्या है? मजहब धर्म है, वो विशेषता नहीं बता रहा। पीड़ा भाव है मन का। अज्ञान, ज्ञान मतलब मस्तिष्क की अज्ञानता है। नैतिक, जो नीति के रूप में चले, जो नियमानुसार चले, नीति में बनकर चले, वही क्या है? नैतिक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो बताओ भाई क्या है धीरे धीरे? तो भाई एक चीज समझ लो, अव्यय शब्द जो कभी नहीं बदलते, और अव्यय के होते हैं 4 भेद। सबसे पहले होते हैं क्रिया विशेषण, फिर होते हैं संबंध बोधक, फिर होते हैं समुच्चय बोधक, और उसके बाद में होते हैं आपके विस्मयादि बोधक। और एक और अंग होता है निपात।
तो वह धीरे धीरे लिखता है, तो लिखने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे लिखता है। तो विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताएं, जो क्रिया की विशेषता बताएं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। संज्ञा नाम अभी बताया, सर्वनाम सबका नाम, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वही क्या होती है, संज्ञा होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। बिल्कुल सही बात है। क्लास को डिस्टर्ब दो ही तरह के बच्चे करेंगे, एक जीनियस और एक जड़ बुद्धि। जीनियस डिस्टर्ब करेगा, पहले लिख लेगा या पहले समझ लेगा, तो जब टीचर एवरेज स्टूडेंट को दूसरी या तीसरी बार समझा रहा होगा तो वो पड़ोसी को उंगली जरूर करेगा। और जड़ बुद्धि को समझ में नहीं आएगा तो इसलिए वो करेगा। तो लेकिन में क्या है, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो भाई लेकिन वह पढ़ता है, एक के लिए आया है लेकिन। अगर मैं कहूं वे पढ़ते हैं लेकिन शोर मचाते हैं तो भी लेकिन लेकिन ही रहेगा। यानी ऑप्शन क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है नहीं, क्रिया की विशेषता बता नहीं रहा। सर्वनाम है नहीं लेकिन किसी संज्ञा का नाम नहीं है, और संज्ञा भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अव्यय। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रविवार है वह घर पर ही रहेगा। बताइए क्या है, तो भाई इसमें है आपका निपात, क्योंकि निपात वे शब्द या शब्द समूह होता है जो अतिरिक्त भावार्थ को व्यक्त करता है, उसे निपात कहते हैं, और ये अव्यय का ही एक अंग माना जाता है। हालांकि शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के दृष्टि से कि निपात वाक्य के सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते। उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और सर्वनाम तो अभी बताया ही आपको अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो आपको बताना है आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम भाई है, गगन है, नभ है, तो रसाल नहीं बचा। अब रसाल किसका है, जिसका सीजन चल रहा है, आम का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संतोष महाधन है। विलोम बताना है, तो भाई बता दो संतोष का क्या होगा। तो संतोष का महाधन हो जाएगा अस्वीकार, बिल्कुल नहीं, असहयोग बिल्कुल नहीं, आसार, हाँ असंतोष। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। शब्द युग में कौन सी जोड़ी सही है। शब्द युग्म होते हैं आपके श्रुति संभिन्नार्थक या समुच्चरित शब्द। तो न्याय अन्याय विलोम की दृष्टि से, धरा पृथ्वी पर्यायवाची की दृष्टि से है, मान अपमान भी आपका विलोम शब्द की दृष्टि से। तो अब कौन सा बचा, आपका बचा अचल और अचला। अचल जो चले ना, यानी कि पर्वत, अचला, अचला किसको कहते हैं, जो चली रही है, मतलब पृथ्वी को कहते हैं, तो घूमी रही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है दूसरों की बातों में दखल देने वाला कौन होता है। तो भाई दूसरों की बातों में दखल देने वाला आक्षेप बिल्कुल नहीं होता, दूरदर्शी भी नहीं होता, उपकारी भी नहीं होता, होता है हस्तक्षेप। आक्षेप होता है किसी पर आरोपित करना, आरोप लगाना। दूरदर्शी, दूर इसको साफ कर देती हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो। दूर की जो दृष्टि रखता है, अब दूर की दृष्टि से मतलब ये नहीं कि 2 किलोमीटर देख लेता है, यानी कि मानसिक रूप से जो दूर का सोच लेता है। उपकारी जो दूसरों पे उपकार करता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई के निकट पूना है। चलिए रेखांकित शब्द में क्या है, निकट। समुच्चय बोधक अव्यय, भाई बिल्कुल नहीं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जहां 2 शब्द, 2 वाक्य, 2 उपवाक्य या 2 वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। सर्वनाम है नहीं, संज्ञा है नहीं, तो फिर क्या है, संबंध बोधक शब्द, जहां संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए। तो मुंबई का संबंध पूना से बताया जा रहा है कि पास में ही है, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा हमारा संबंध सूचक अव्यय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भाई बिल्कुल करते हैं। और के लिए शब्द को रेखांकित किया गया है, तो और पूछा है कि रेखांकित शब्द में क्या है, तो भाई रेखांकित शब्द में विशेषण,
परसर्ग बिल्कुल है, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि परसर्ग को ही कहा जाता है आपके कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देख लेते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लता और लताएं, बिल्कुल सही है। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए हम ए का प्रयोग कर लेते हैं। आकारांत शब्द अगर पुल्लिंग है तो एकारांत में बदलते हैं, और अगर हमारा शब्द अकारांत है और स्त्रीलिंग है तो हम उसको एकारांत करते हैं और बिंदी लगा देते हैं, और अगर हमारा शब्द ईकारांत है तो उसको बहुवचन बनाते हैं तो डेफिनेटली या लगा के बिंदी लगा देते हैं, लेकिन ईकारांत को बदल देते हैं इकारांत में, तो शब्द हो जाएगा सखियां। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसको कहते हैं कर्मवाच्य। जहां क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाए वो होता है कर्तवाच्य, जहां क्रिया कर्म के अनुसार बदले वो होता है कर्मवाच्य, और जहां भाव के अनुसार बदले वो होता है भाववाच्य। और संयुक्त वाच्य तो होता ही नहीं है, वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, ये तो वाच्य का भेद ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि निम्नलिखित में से भविष्यत काल को पहचानिए। 4 वाक्य दिए गए हैं। गाय घास चरती है, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि भविष्य में चरेगी, वो तो चरती आ रही थी, चरती है और चरती रहेगी, यानी ये तो वर्तमान काल का वाक्य हो गया। रोहन मुंबई गया था, तो भाई अब वो गया था, जाएगा थोड़ी, तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। लेकिन मैं माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये काम भी वर्तमान में हो रहा है और चल रहा है, तो आंसर क्या है? मैं कल घूमने जाऊंगी। और अगर पूछे इनमें क्या क्या है तो बच्चे इसमें है चढ़ती है, इसमें आपका वर्तमान, ये है आपका भूतकाल, और ये वर्तमान है लेकिन तात्कालिक। तात्कालिक मतलब कॉन्टिन्यूअस, तात्कालिक वर्तमान काल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो भाई तू का बहुवचन बड़े के लिए कहा जाएगा तो आप लोग भी हो जाएगा, हम तो बिल्कुल नहीं होगा। हम फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है यानी मैं का, और ये लोग आपका थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष का है, सही हो जाएगा तुम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन किंतु परंतु आदि समुच्चय बोधक जोड़ने के लिए आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भाई देखो, जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है तब कहते हैं मिश्र वाक्य, लेकिन जब एक वाक्य को दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है तब कहते हैं संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य और विधानवाचक वाक्य बेटा एक ही होते हैं। कैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तो हैं आपके किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर, और विधानवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन होगा 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर बताइए। अभी जस्ट बताया था कि अर्थ के वाक्य 2 आधारों पर होते हैं। अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं है, प्रश्न सूचक शब्द ही नहीं है। विधानवाचक हाँ भाई बिल्कुल है, अभी बताया था जो सरल वाक्य है विधानवाचक। निषेधात्मक के लिए नेगेटिव ये होते हैं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, जो पॉजिटिव हैं वही विधानवाचक हैं, इंट्रोगेटिव हैं वो प्रश्नवाचक हैं, जो नेगेटिव हैं वो आपके कैसे हैं? निषेधात्मक। और तीसरे कौन से? आज्ञावाचक वाक्य। ये 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। इसमें 80 हो गया गलती से, 8। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तुमको मुझे पढ़ाना है। अरे नहीं भाई, तुमको नहीं पढ़ाना, फिर क्या किसको पढ़ाना है? अशुद्ध अंश कौन सा है? तुम्हें पढ़ाना है भाई, तुमको नहीं पढ़ाना। मुझे ठीक है, पढ़ाना ठीक है भी ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। तो चलिए आज की इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अंतिम क्वेश्चन पर। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह
को पहचानिए। तो भाई चिन्ह तो कोई रेखांकित नहीं है, लेकिन देख लेते हैं वाक्य में कौन सा चिन्ह है। तो वाक्य में तो भाई पूर्ण विराम है, इसको कहते हैं, एक मिनट पेन पकड़ लो, पूर्ण विराम। ये है हमारा पूर्ण विराम। ठीक, प्रश्नवाचक है नहीं, अल्प विराम है नहीं, लाघव है नहीं। तो पहले तो आंसर समझ लेते हैं। आंसर हमारा ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने इसी क्लास में बताया था, इसी पेपर में। अल्प विराम होता है जिसे आप कॉमा कहते हैं, जब 2 3 4 एक से अधिक 2 से अधिक वस्तुओं के जब हम नाम ले रहे होते हैं, एक से अधिक भी, तो अल्प विराम लगाते हैं। और लाघव चिन्ह होता है ऐसे छोटा सा, जो हम लिख रहे होते हैं ना BA, अरे BA में छोड़ो, आप लिख रहे हो ना BDO, प्लेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। तो जो आपने ये बीच में बिंदी लगा दी, यही क्या है, यही है आपके लाघव चिन्ह। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है पूर्ण विराम, क्योंकि इस वाक्य में कहीं भी ना प्रश्नवाचक है, ना अल्प विराम है, और ना ही आपका कौन सा है, लाघव चिन्ह है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।